राजनीति में न कुछ आंकड़े महज आंकड़े नहीं होते, वो पूरी कहानी सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आंकड़े की पड़ताल करेंगे, एक ऐसा नंबर जो हमें शासन, लोकतंत्र और लोगों की आवाज, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। तो आइए ज्ञानपुर के जनादेश की इस कहानी को समझते हैं। 6231, बस एक नंबर है ना? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही करीबी चुनावी मुकाबले का नतीजा है। ये एक पूरे समुदाय का भविष्य है, और सच कहूं तो ये एक पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। हाँ, यही वो फासला है 6231 वोटों का, जिसने 2022 में ज्ञानपुर की पूरी चुनावी बाजी ही पलट दी। सोचिए, बस इतने से वोटों ने यह तय कर दिया कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा और कौन हार जाएगा। इतना मामूली फासला, किसमें हर एक वोट की कीमत, हर एक आवाज का वजन साफ साफ दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा दिखने वाला नंबर ये हमें सिखाता क्या है? क्या ये सिर्फ हार जीत का एक आंकड़ा है, या फिर ये हमें शासन की उस गहरी समझ की तरफ ले जाता है कि सरकारें कैसे बनती हैं, और सबसे जरूरी, जनता की आवाज आखिर सुनी कैसे जाती है? चलिए इस नंबर के पीछे की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहली बात, ये बेहद मामूली अंतर, ये वो फासला है जो हमें मजबूर करता है कि हम हर एक वोट के पीछे छिपी कहानी को समझें। लेकिन देखिए, चुनावी नतीजों को समझने से पहले ना हमें ज्ञानपुर को समझना होगा, वहां की मिट्टी को, वहां के धागों को, वहां की नदी को, क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति वो वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी से अलग नहीं होती, वो उसी से तो जन्म लेती है। यह है ज्ञानपुर, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बसा एक विधानसभा क्षेत्र। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है ना? ये लाखों लोगों का घर है, उनकी उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है। 9000 करोड़ रुपए, ये रकम सिर्फ पैसा नहीं है, ये ज्ञानपुर की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये यहाँ की मशहूर कालीन इंडस्ट्री का आकार है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लाखों कारीगरों के घरों का चूल्हा जलाती है और इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को धागे धागे से बुनती है। और इस पहचान को कौन बनाता है? ज्ञानपुर के लोग। देखिए, ये एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ की जो सामाजिक बनावट है वो काफी पेचीदा है। एक तरफ नदी किनारे बसने वाले ओबीसी समुदाय हैं, निषाद, बिंद, मल्ला। दूसरी तरफ यादव समुदाय की भी अच्छी खासी संख्या है, और फिर लगभग 22% अनुसूचित जाति और 13% मुस्लिम आबादी। ये सब मिलकर यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को और भी दिलचस्प बना देते हैं। लेकिन इस सामाजिक बुनाई में ना कुछ धागे उलझे हुए हैं। जैसे जरा यहाँ के कारीगरों की आवाज सुनिए। वो कहते हैं, हमारे मुद्दे चुनावों में मुश्किल से ही गूंजते हैं। सोचिए, 9000 करोड़ की इंडस्ट्री, लेकिन उसे चलाने वाले कारीगरों को ही लगता है कि उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है। और ये एहसास सिर्फ कारीगरों तक ही नहीं है, आम वोटरों में भी यही भावना है कि जो मौजूदा सांसद हैं वो चुनाव के बाद स्थानीय लोगों को भूल गए। अब ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। और जब नेता और जनता के बीच की ये दूरी बढ़ती है ना, तो लोकतंत्र की नींव अपने आप कमजोर होने लगती है। और देखिए, जब किसी वोटर को ये लगने लगे कि उसकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक शिकायत नहीं रह जाती, ये बात सीधे सीधे उनके सम्मान पर आती है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक दिया है, और उस सम्मान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये एहसास है कि आपकी आवाज की कोई कीमत है, कि शासन में आपकी बात का कोई वजन है। तो ऐसे माहौल में जब लोगों के मन में ये बात थी कि उन्हें अनसुना किया जा रहा है, तब 2022 में वोट कैसे पड़े? आइए अब उस 6231 वोटों के फासले के पीछे का पूरा गणित समझते हैं। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये 2022 के वोट शेयर का बंटवारा है। जीतने वाली निषाद पार्टी, जो बीजेपी की सहयोगी है, उसे मिले करीब 34% वोट। समाजवादी पार्टी को मिले 31% से कुछ ज्यादा, और फिर दो और अहम खिलाड़ी हैं। पीएमएसपी को 16% और बीएसपी को 14% से ज्यादा वोट मिले। सबसे पहली और दिलचस्प बात जो यहां दिखती है वो ये है कि किसी भी एक पार्टी को निर्णायक बढ़त नहीं मिली। अब इन प्रतिशतों को असली वोटों के आईने में देखते हैं। निषाद पार्टी के विपुल दुबे को मिले 73,446 वोट, और सपा के रामकिशोर बिंद को 67,215। हार जीत का फासला वही नंबर, 6,231 वोट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पीएमएसपी के विजय मिश्रा ने करीब 35,000 वोट लिए, और बीएसपी उम्मीदवार ने भी लगभग 31,000 वोट हासिल किए। ये बहुत बड़े नंबर हैं। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है।
विपक्ष का वोट बुरी तरह से बट गया। अगर सपा, पीएमएसवी और बीएसपी के वोटों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत बनती है, लेकिन अलग अलग लड़ने की वजह से ये एक हार में तब्दील हो गई। सीधी सी बात है, विपक्ष एकजुट होता तो बहुमत था, पर बटा हुआ था इसलिए हार गया। तो क्या 2022 का ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना थी, या फिर ये एक लंबे समय से चल रहे बदलाव की ही एक कड़ी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ज्ञानपुर के पिछले एक दशक के राजनीतिक पैटर्न को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, 2002 से लेकर 2012 तक ये सीट समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ हुआ करती थी। लेकिन फिर आया 2017 और यहां एक बड़ा मोड़ आया। निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सीट जीत ली। ये एक टर्निंग पॉइंट था और 2022 में इसी गठबंधन ने अपनी जीत को दोहराया। साफ है, ज्ञानपुर की राजनीति एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। तो सवाल यह है कि इस पूरे बदलाव के पीछे की ताकत कौन है? आंकड़े एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। वो समुदाय जो नदी किनारे बसते हैं, निषाद, बिंद, मल्लाह, इनका वोट अब निर्णायक हो गया है। ये तय करते हैं कि ज्ञानपुर का ताज किसके सर होगा। असल में यही है यहां के असली किंग मेकर। तो ठीक है, अगर किसी भी पार्टी को इस सीट पर वापसी करनी है तो उसे क्या करना होगा? देखिए, सिर्फ चुनावी जोड़ घटाव से अब काम नहीं चलेगा। लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट, एक मजबूत खाके की जरूरत होगी। इसे हम कह सकते हैं विश्वास बहाली का एक चतुर्मुखी सिद्धांत। इस सिद्धांत के 4 अहम पहलू हैं। पहला, संगठनात्मक चेहरा, मतलब जमीन पर पार्टी का ढांचा कितना मजबूत है। दूसरा, चुनावी चेहरा, यानी आपका उम्मीदवार कौन है और आपके सहयोगी कौन है। तीसरा, नैरेटिव, मतलब आप जनता को कौन सी कहानी सुना रहे हैं, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। और चौथा और आखिरी है रिसोर्स फेस, यानी आपके पास अभियान चलाने के लिए जरूरी संसाधन और सही तकनीक है या नहीं। और इस सिद्धांत को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी हो सकता है। सोचिए, पहले 15 दिन सिर्फ जमीनी हकीकत को समझने में लगे, अगले 15 दिन लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत और भरोसा देने में, फिर 30 दिन संगठन को मजबूत करने पर, उसके बाद 25 दिन सही गठबंधन और अपनी कहानी को बनाने में, और आखिरी के 5 दिन पूरी ताकत से मीडिया और जमीन पर लोगों को लामबंद करने में। ये एक एक करके चढ़ने वाली सीढ़ी है जो सीधे जनता के भरोसे तक जाती है। एक बात और समझनी होगी, आज की राजनीति का जो मैदान है वो बदल चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों और भाषणों की नहीं रही। आज की लड़ाई है फुसफुसाहट की जंग जीतने की, वो जंग जो हर एक के मोबाइल फोन पर लड़ी जा रही है। यहां देखिए, एक तरफ पुराने तरीके हैं, दूसरी तरफ नए। जहां पहले गुटबाजी हावी थी, अब वहां रणनीतिक गठबंधनों की जरूरत है। तकनीक से भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो व्हाट्सएप के छोटे छोटे ग्रुप्स में सीधी बातचीत का जमाना है। बड़े बड़े राष्ट्रीय भाषणों से ज्यादा असर अब हाइपर लोकल यानी बिल्कुल स्थानीय कहानियों का होता है। और अगर कोई अफवाह फैले तो धीमी प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा, अब तेजी से फैक्ट चेकिंग करनी पड़ती है। आज के दौर में अगर टिके रहना है तो बदलना ही होगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इस नई तकनीक का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स या डिजिटल पहुंच का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी वोटर की निजता में दखल दें। भारत के जो नए डेटा कानून हैं वो भी सहमति पर बहुत जोर देते हैं। तो एक जिम्मेदार पहुंच वही है जो वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति का पूरा सम्मान करे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भरोसा कभी छीना नहीं जाता, उसे कमाया जाता है, और यह सम्मान उसी भरोसे को कमाने की पहली सीढ़ी है।